आज बात नेहरू गांधी परिवार के दो कर्णधारों की। पहले राहुल गांधी हैं, जो अभी अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और दूसरे प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने हाल ही में सक्रिय राजनीति में एंट्री ली है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच इन्हें कांग्रेस के रथ को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। चैनल हेड जगदीश चंद्र कुछ ऐसे ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने जो आपने किसी भी न्यूज चैनल पर इससे पहले नहीं देखे होंगे। इसे लेकर हमारी खास पेशकश। जब देश में आम चुनाव की रणभेरी बजी हो और हालात आर पार की लड़ाई के हो, तो ऐसे में कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि इस घटनाक्रम के दो केंद्रीय किरदार अपनी प्रेरणा उस विरासत से ले रहे हैं जो कि लगातार विपक्ष के निशाने पर है। ये बात और है कि विपक्ष इस विरासत को परिवारवाद का नाम देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेहरू गांधी परिवार के दो कर्णधारों राहुल और प्रियंका की। राजनीतिक उठापटक, आरोप प्रत्यारोप और आम चुनाव की गहमा गहमी के बीच चाहे देश के राजनीतिक पंडित राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की चर्चा सिर्फ सियासत का चश्मा लगाकर करते हो, पर एक अहम बात कैसे भूली जा सकती है, और वो ये कि आखिर वो क्या शय है जो तमाम आरोपों, विरोधों और विपरीत हालात के बावजूद राहुल और प्रियंका को रीढ़ सीधी रखकर चलायमान रखती है। ये है एक सफदरजंग रोड, जहां पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी का खिताब पाए इंदिरा गांधी तब आई थी, जब वे पहली बार देश की सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी थी। इसी भवन में वो बतौर प्रधानमंत्री रही। इसके बाद सोनिया भी यहीं पर राजीव की बहू बनकर आई, तो राहुल और प्रियंका ने भी यहीं पर जन्म लिया और यहीं इंदिरा गांधी की हत्या हुई। एक सफदरजंग रोड देश के इतिहास का वो फड़फड़ाता हुआ पन्ना है जो इस सियासी तूफान के बीच कुछ कह रहा है, और कोई है जो उसे सुन रहा है, समझ रहा है, इस ऐतिहासिक भवन को अपनी प्रेरणा मान रहा है। चैनल हेड जगदीश चंद्र कुछ ऐसे ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने जो आपने किसी भी न्यूज चैनल पर इससे पहले नहीं देखे होंगे। जब हम इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम में शूट कर रहे थे, तो संयोगवश वहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका भी आ पहुँचे। तो स्वाभाविक रूप से इंदिरा जी की लाइफस्टाइल, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, उनके लाइफ स्केच, उनके पर्सनैलिटी प्रोफाइल और भारत के निर्माण में उनके योगदान के बारे में इन दोनों से भी अनौपचारिक चर्चा हुई। मुझे सचमुच ये जानकर आश्चर्य हुआ कि देश और विदेश से हर रोज़ 10,000 से ज़्यादा लोग इस म्यूज़ियम को देखने यहाँ पर आते हैं, और ये कहा जा सकता है कि दिस इज़ द मोस्ट विजिटेड म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड। अपने जीवन काल में इंदिरा जी का राहुल और प्रियंका के साथ बहुत ही लगाव और जुड़ाव रहा है। खुद प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि दादी सबसे ज़्यादा राहुल को प्यार करती थी। ग्रेवी खा लिया, मीट अगर अच्छी तरह मीट भी खाया ना, लेकिन अच्छी नहीं। अगर ठीक से नहीं खाएंगे तो बड़ी कैसे होंगे? मालूम खाने से क्या होता है? उससे हड्डी बनती है, खून बनता है, ये सब चीजें खाने से बनती हैं। खून क्या? खून जब अपने अंदर खून है लाल लाल, कभी कभी चोट निकलती है तो निकलता है ना, वो खून है। तो अगर अच्छे बड़े होना है, मजबूत होना है, तो अच्छी तरह से खाना खून, सब जगह खून है, खाली एक जगह नहीं, सारी बदन में। और दिलचस्प बात यह है, राजीव गांधी और सोनिया जी की शादी हुई, यहीं पर राहुल और प्रियंका का जन्म हुआ, और फिर एक दिन अनफॉर्चुनेटली यहीं पर इंदिरा जी की हत्या भी हुई। राहुल और प्रियंका ने इस म्यूज़ियम के साथ जुड़ी अपनी पुरानी स्मृतियों को भी मेरे साथ शेयर किया। उन दोनों ने मुझे एक छोटा सा कमरा दिखाया, और प्रियंका ने बताया कि बचपन में हम आपस में बहुत लड़ते थे। एक दिन माँ ने, अर्थात सोनिया गांधी ने, हम दोनों को इस छोटे कमरे में बंद कर दिया, एक पनिशमेंट देने के लिए इस कमरे में बंद किया। थोड़ी देर बाद दिल्ली में भूकंप आया, रात के 8 बजे थे। माँ भागी भागी कमरे तक आई और हमें कमरे से निकाल कर ले गई
उस समय माँ का गुस्सा पूरी तरह ममता में कन्वर्ट हो चुका था। इसी तरह इन दोनों ने वो कमरा दिखाया जहाँ इंदिरा जी सोती थी, वो कमरा दिखाया जहाँ इंदिरा जी सभी धर्मों की पूजा करती थी, वो डाइनिंग टेबल दिखाई जहाँ पे पूरा परिवार बैठकर खाना खाता था। प्रियंका ने उस साड़ी को दिखाया जो वहाँ म्यूज़ियम में रखी हुई है, जिसे हत्या के दिन इंदिरा जी ने पहना था। उस साड़ी को दिखाया जो भुवनेश्वर में हत्या के दिन से एक दिन पहले श्रीमती गांधी ने पब्लिक मीटिंग में पहनी थी। प्रियंका ने भावुक होकर एक छोटा सा थैला और बटुआ भी दिखाया जो हमेशा इंदिरा जी अपने पास रखती थी, लेकिन जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन यह बटुआ या थैला प्रियंका के पास था। प्रियंका के स्कूल में एक फंक्शन था, एक समारोह था, उसमें प्रियंका इस बटुए को अपने साथ ले गई थी। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि इंदिरा गांधी म्यूज़ियम मेमोरियल में आज भी सब कुछ इस परिवार के लिए वैसा ही है। जहाँ तक राहुल और प्रियंका का सवाल है, भाई बहन की यह एक अद्भुत जोड़ी देश में दिखाई देती है। दोनों में बेहद प्रेम प्यार और मोहब्बत है। दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। दोनों ने सुख दुख के पल एक साथ जीवन में देखे हैं। दोनों ने इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक की हत्या के दर्दनाक क्षण भी एक साथ देखे हैं। अब दोनों बड़े होकर संभल गए हैं। दोनों में एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, एक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है। दोनों साथ साथ काम करते हैं। लोकसभा चुनाव के सारे माहौल में दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट ली हैं। बार बार जब प्रियंका गांधी के राजनीति में आने का सवाल उठता है तो लोगों में दिलचस्पी होती है। मैंने इसी मुद्दे को राहुल गांधी के साथ उठाया और कहा कि जब आप ये कहते हैं कि यह प्रियंका का फैसला है, अपने फैसले वो खुद करेगी, लेकिन आपका यह उत्तर पर्याप्त नहीं है। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि आप दोनों आपस में एक अच्छा और इफेक्टिव वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर कर लें। तो उन्होंने कहा कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने किया हुआ है। इस पॉइंट पे राहुल इतने भावुक हो उठे और उन्होंने तुरंत अपनी छोटी बहन का माथा चूमा। सचमुच यह भावनात्मक दृश्य देखने वाला था और इस दृश्य का राहुल की ओर से एक ही मैसेज था कि जो कुछ मेरा है वो सब प्रियंका का है। वो मेरी छोटी बहन है, जो मेरे पास है सब उसके लिए है। ऐसे में आप क्या वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहते हैं? प्रियंका मेरी आत्मा है, प्रियंका मेरा जीवन है। और सचमुच जिस ढंग से भावावेश में उन्होंने पब्लिकली प्रियंका का माथा चूमा, उससे राहुल की भावना बिल्कुल सच दिखाई देती है। और इसके रेस्पॉन्स में प्रियंका भी राहुल का इतना केयर करती हैं कि देखते ही बनता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि छोटी बहन होते हुए भी प्रियंका राहुल के लिए एक माँ की भूमिका निभाती हैं। प्रियंका रेगुलरली इस ट्रस्ट में आती जाती रहती हैं। वो लोग जो उन्हें यहाँ देखते हैं उनमें इंदिरा जी की छवि देखते हैं। वही लंबी नाक, वही एग्रेसिव एटीट्यूड, वही खादी की साड़ी, वही आवाज़। बस फ़र्क है तो केवल एक हाइट का फ़र्क है। जितने लोग प्रियंका गांधी को देखते हैं उन सब का यह मानना है कि शी हैज़ द पैशन टू लीड द नेशन। पिछले दिनों उनकी जो पोजीशनिंग वर्सेस नरेंद्र मोदी हुई वो अनायास ही हुई, घटनाओं के चलते हुई। एक वेल थॉट स्ट्रैटेजी का पार्ट वो नहीं थी। इसलिए उसके क्या परिणाम होंगे इसके बारे में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। आज जबकि देश में आमतौर पर माना जा रहा है कि लोगों का मूड, नेशन का मूड नरेंद्र मोदी के प्रति है, तो ऐसे पावरफुल राइवल के प्रति प्रियंका की पोजीशनिंग कब होनी चाहिए थी और कैसे होनी चाहिए थी, इस मृगमरीचिका में कांग्रेस पार्टी पूरे 5 साल भटकती रही। और आज अचानक जब पोजीशनिंग चुनाव के हालात के चलते हुई तो इसके परिणाम या इसके आकलन को लेकर खुद पार्टी आश्वस्त नहीं है। प्रियंका के बारे में आमतौर पे कहा जाता है कि वे एक नेचुरल लीडर हैं, पार्टी में एक नेचुरल चॉइस हैं। वो जो भी कोई बात कहती हैं मतदाताओं को, लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो
दिल से बोल रही हैं। और फिर हर बात के बाद, हर वाक्य के बाद उनके चेहरे पर एक मुस्कान आती है, एक स्माइल आती है, जो उन्हें कांग्रेस वर्कर्स के, मतदाताओं के और ज़्यादा करीब ले जाती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की इस भागदौड़ में, लोकसभा चुनाव की इस परस्पर हमलावर राजनीति के माहौल में प्रियंका और राहुल के साथ इंदिरा गांधी म्यूजियम मेमोरियल में कुछ क्षण बिताना एक अलग प्रकार का अनुभव था, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री को लेकर राजनीति के पंडित तरह तरह के मायने निकाल रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम पर चैनल हेड जगदीश चंद्र से बात कर जानते हैं पूरे मामले का एनालिसिस क्या है। जगदीश जी, कांग्रेस की एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी की एंट्री से जो माहौल बना है उसे आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस ने प्रियंका का जो ट्रम्प कार्ड, तुर्क का पत्ता या मास्टर स्ट्रोक खेला है जी, उसे देखना सचमुच बहुत दिलचस्प है। एक तरह से देखा जाए तो यह 2019 जीतने के लिए कांग्रेस का आखिरी दाव है। ऐसा लगा कि कांग्रेस को यह भरोसा हो रहा है कि अकेले राहुल गांधी 2019 नहीं जिता पाएंगे, इसलिए ऐसे ऐन वक्त पे प्रियंका को उनके साथ खड़ा किया गया है, इस जोड़ी को बनाया गया है। हालांकि राहुल ने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में इसके साफ संकेत दिए थे और ये कहा था कि कुछ दिनों बाद कांग्रेस यूपी में विपक्षी दलों को 440 वोल्ट का झटका देगी और उनका इशारा प्रियंका की तरफ था। अब प्रियंका को ईस्टर्न यूपी का चार्ज दिया गया है। उसके पीछे साफ तौर पे कांग्रेस का यह मानना है कि नरेंद्र मोदी और योगी के लिए सीधी चुनौती होगा। नरेंद्र मोदी वाराणसी से आते हैं, योगी गोरखपुर से आते हैं, इसलिए सबकी निगाहें अगले कुछ दिनों पर हैं कि कांग्रेस किस तरह से इस कार्ड को ईस्टर्न यूपी में खेलती है। फिलहाल कुल मिलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में प्रियंका की एंट्री से जबरदस्त उत्साह है और वहीं जो विपक्षी दल हैं भाजपा, सपा और मायावती, उनमें थोड़ा सा निराशा, परेशानी और हैरानी का माहौल है। जहां तक यूपी में कांग्रेस वर्कर्स का सवाल है, इलाहाबाद और दूसरे शहरों में ये पोस्टर लगे हैं बाकायदा प्रियंका की एंट्री पर कि इंदिरा इज बैक। उन लोगों में काफी उत्साह है। अब यह देखना सचमुच दिलचस्प होगा आने वाले कुछ दिनों में कि प्रियंका कार्ड का क्या इम्पैक्ट यूपी में आने वाले दिनों में दिखाई देता है। कांग्रेस के ट्रम्प कार्ड पर भाजपा ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली भाजपा को इस कदम का एहसास या पूर्वानुमान नहीं था। नरेंद्र मोदी का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, लगा कि पहली बार वो फेल हुआ है। अचानक हुई इस घोषणा से भाजपा सख्ते में है, परेशानी में है, हैरानी में है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जो शब्दों के बादशाह हैं, भाषा के बादशाह हैं, रणनीति के बादशाह हैं, उन्होंने ये कहा है कि यह एक तरह से परिवार का विस्तार है। और जहां तक भाजपा का सवाल है, इसमें क्या है कि पार्टी परिवार की तरह रहती है और कांग्रेस में जो परिवार है वही पार्टी होता है। यह उनकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया है, लेकिन ये माना जाना चाहिए कि अगले कुछ दिनों में पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, अमित शाह, जो थोड़ा सा हेल्थ से डाउन है इन दिनों, उनके ठीक होने पे भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली एक नई रणनीति प्रियंका कार्ड को काउंटर करने के लिए बनाएंगे। जगदीश जी, प्रियंका गांधी के एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की चर्चा पिछले 10 वर्षों से थी, लेकिन अब अचानक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से केवल 1.5 महीने पहले गांधी परिवार ने ये फैसला क्यों लिया? आखिर इस फैसले के तात्कालिक कारण क्या थे? ये कहना सही है कि प्रियंका गांधी की एंट्री को लेकर गांधी परिवार पिछले 10 वर्षों से अनिश्चितता में रहा है, रिलेक्टेंट रहा है, कभी स्पष्ट नीति की घोषणा नहीं हुई। इसी का परिणाम है कि इस बार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता, जिसकी आशा है कि 15 मार्च के आसपास लगेगी, उससे 1.5 महीना पहले यह बड़ी घोषणा कांग्रेस ने की है। 10 साल से मैं सुन रहा हूं कि प्रियंका गांधी जब भी चुनाव आते हैं, इस चुनाव में आएंगी, वो प्रचार करेंगी, यूपी में 200 सीटों पे जाएंगी, फिर बयान आता है कि 58 सीटों पे जाएंगी, फिर अंत में बयान आता है राहुल गांधी का पिछले 10 वर्षों से कि मेरी बहन है, वो फैसला अपना खुद करेंगी। और कुल मिलाकर फिर ये होता है कि प्रियंका केवल सोनिया गांधी जहां से चुनाव लड़ती हैं, जहां से राहुल चुनाव लड़ते हैं, वो वहीं तक सीमित हो जाती थी। लेकिन इस बार ये फैसला लिया गया है। जहां तक तात्कालिक कारण का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि वाड्रा पे, उनके पति पे जो केसेस चले हैं और वाड्रा परिवार पे जो ईडी और दूसरी संस्थाओं की जो कार्रवाई हो रही है एजेंसीज की, उससे काफी धक्का इस परिवार को लगा है, इनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। और प्रियंका ने भी शायद सीधी सीधी लड़ाई करने का, जिसे कहते हैं डायरेक्ट फाइट करने का मन बनाया। और शायद दूसरे कारणों के अलावा एक कारण यह भी रहा है
कि वाड्रा परिवार के खिलाफ जो सरकार, मोदी सरकार कार्रवाई कर रही है, उसका सामना पॉलिटिकली कैसे किया जाए, एक मुद्दा। दूसरा, कांग्रेस को मजबूत करना। तीसरा, राहुल गांधी की जोड़ी को मजबूत करना ताकि 2019 का चुनाव जीता जा सके। कुल मिला के मुझे यही तात्कालिक कारण लगते हैं इस फैसले के। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के द्वारा देर से उठाया गया एक कदम है? मैं इससे सहमत हूं। अगर कांग्रेस को प्रियंका को राजनीति में लाना था, सक्रिय राजनीति में लाना था, तो 10 साल पहले लाना था या 5 साल पहले लाना था। आज ऐन वक्त पे प्रियंका को लाने का कितना प्रभाव होगा, यह है एक आकलन का विषय है। लेकिन मेरी यह स्पष्ट धारणा है कि प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की घोषणा निश्चित तौर पे विलंब से हुई है। चाहे इसके कारण कुछ भी रहे हों, परिवार की मजबूरियां रही हों, प्रियंका की अनिच्छा रही हों, राहुल गांधी फैक्टर के कोई कारण रहे हों, लेकिन निश्चित तौर पे आज कांग्रेस में बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि यह एक देर से लिया गया फैसला है। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल जगदीश जी, प्रियंका को सक्रिय राजनीति में उतारने और उन्हें पूर्वी यूपी का चार्ज दिए जाने से कांग्रेस की यूपी पॉलिटिक्स और ऑल इंडिया पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? असर यह है कि इनका मानना है कि कांग्रेस फिर से खड़ी होगी। बरसों तक यूपी में कांग्रेस ने राज किया है, ब्राह्मण वर्ग ने राज किया है, इन्हें ब्राह्मण कार्ड कहा जाता है। तो इनका मानना है कि यूपी से कांग्रेस खड़ी होगी तो इसके बाद देश में खड़ी होगी। टिकटें लोकसभा की जो बटेंगी तो निश्चित तौर पे प्रियंका का मेजर रोल होगा, खासतौर पे यूपी की टिकटें बांटने में, उत्तराखंड की टिकटें बांटने में। तो कांग्रेस को काफी आशा है कि इसका इम्पैक्ट होगा और कांग्रेस को फिर से नए सिरे से यूपी में खड़ा किया जा सकेगा। क्या नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देते हुए प्रियंका गांधी बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? यह एक दूर की कौड़ी है, क्योंकि अभी तक तो जैसे कहना चाहिए कि प्रियंका गांधी का रोल ही जो है वो स्पष्ट तौर पे डिजाइन नहीं हुआ है। उनका एक्चुअल रोल क्या रहेगा इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। हालांकि वे विदेश में हैं, लौटेंगी, प्रथम सप्ताह में फरवरी के जो है वो अपना चार्ज संभालेंगी, तब उनका रोल बनेगा। उस समय फिर कांग्रेस आला कमान खास करके यूपी में मायावती और अखिलेश से चर्चा करके तय करेगा कि क्या प्रियंका गांधी को सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के एक संयुक्त उम्मीदवार के रूप में उतारा जा सकता है। नहीं, मुझे संभावना कुछ कम लगती है। नरेंद्र मोदी बहुत भारी कैंडिडेट हैं और कांग्रेस शायद नहीं चाहेगी कि पहली बार ये प्रियंका एक भारी कैंडिडेट और खासकर नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़े। इसलिए ज्यादा संभावना ये है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, जहां 1999 में भी अपनी परफॉर्मेंस को दिखा चुकी हैं। उसी परफॉर्मेंस को, गांधी परिवार की परफॉर्मेंस को उन्हें 2019 में रिपीट करना होगा। तो ये केवल एक अनुमान और स्पेकुलेशन है कि वो बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं। जगदीश जी, क्या ये सही है कि प्रियंका को 2022 में योगी सरकार को हराने और वहां कांग्रेस की सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है? लोकसभा चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी के एग्जैक्ट रोल और भूमिका को लेकर चल रहे कयासों के बीच आलाकमान से जुड़े एक सूत्र ने अब यह दावा किया है कि प्रियंका को 2022 में योगी को हराने और वहां कांग्रेस की सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी क्रम में इस सूत्र का यह कहना था कि प्रियंका गांधी 31 जनवरी की रात को स्वदेश लौट रही हैं। इसके बाद 4 फरवरी को राहुल और प्रियंका दोनों लखनऊ जाएंगे। वहां प्रियंका के शामिल होने की फॉर्मल घोषणा होगी। इसके बाद दोनों एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और इसके बाद 10 तारीख को वो प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद कुंभ मेले में जा सकते हैं। उस दिन शाही स्नान का दिन है। उस दिन वे लोग वहां एक छोटा सा रोड शो भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर प्रियंका गांधी के एग्जैक्ट रोल के बारे में जो कयास थे उन्हें लेकर कुछ स्थिति अब धीरे धीरे साफ होने लगी है। जहां तक यूपी का सवाल है, इसी सूत्र का यह कहना था कि कांग्रेस की रणनीति अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से चुनाव लड़ने की रही है। जहां तक यूपी का प्रश्न है, कांग्रेस वहां पे जिस तरह से उन्होंने प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अलग अलग इंचार्ज बनाया है ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी के लिए, उसी पैटर्न पे यूपी में 2 प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी नियुक्त किए जा सकते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों सेक्टर्स के लिए। और इस सिलसिले में जतिन प्रसाद, PL पूनिया, लतेश त्रिपाठी और राजेश मिश्रा के नाम फिलहाल चर्चा में हैं। दूसरी ओर ईस्टर्न यूपी के जो भाजपा के प्रभारी मंत्री हैं मनोज सिन्हा, उनका यह कहना है कि प्रियंका की एंट्री का शोर जो है वो मीडिया में ज्यादा है, ग्राउंड रियलिटी में बहुत कम है। उनका भी यह आकलन है अमित शाह की तरह कि थोड़ा बहुत ब्राह्मण वोटों का नुकसान भाजपा को हो सकता है। और इसके साथ ही रायबरेली और अमेठी से जुड़े जो इलाके हैं, सुल्तानपुर, कुशीनगर, प्रतापगढ़,
कानपुर, बहराइच, वहां पे भाजपा को कुछ वोटों का नुकसान प्रियंका के आने से हो सकता है। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा कि प्रियंका की यूपी में एंट्री से भाजपा, सपा, बीएसपी को नुकसान कितना और किस तरह होने वाला है। यूपी पॉलिटिक्स में प्रियंका के इस तरह कूदने से मायावती और अखिलेश के गठबंधन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये लोग अब कांग्रेस को इस गठबंधन में शामिल करने के लिए मजबूर होंगे? निश्चित तौर पे यूपी में जो गठबंधन हुआ था अखिलेश, मायावती और अजीत सिंह का, उसमें कांग्रेस को जिस ढंग से डील किया गया था वो ह्यूमिलेशन था कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को एक तरह से बाहर रखा गया, तो जिस तरीके से बाहर रखा गया था वो थोड़ा इंसल्टिंग था। और प्रियंका गांधी चूंकि स्वाभिमानी कार्ड ज्यादा खेलती हैं, इंदिरा गांधी के संस्कार संस्कृति उनमें ज्यादा दिखती है, लोग कहते हैं दो टूक बात करती हैं, तो शायद उनको इससे ठेस लगी थी। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो आने की घोषणा हुई है उत्तर प्रदेश में प्रियंका की एंट्री की, इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है या डायरेक्ट जो टारगेट है वो मायावती और अखिलेश यादव का बनाया हुआ ये अलायंस है। और आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि मायावती और अखिलेश यादव और अजीत सिंह ये मजबूर होते हैं कि नहीं इन्हें अलायंस में कांग्रेस को शामिल करने के लिए। और अगर ये शामिल कांग्रेस को नहीं कर पाते हैं या कांग्रेस शामिल नहीं हो पाती सम्मान्य शर्तों पे, तो निश्चित तौर पे ये लड़ाई कांग्रेस की भाजपा से न होकर के सपा और बसपा से हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। जगदीश जी, कुछ लोगों का ये मानना है कि यूपी में प्रियंका गांधी के सीन में आने से अल्टीमेट फायदा बीजेपी को ही होगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हो सकता है। अगर कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल नहीं हुई या दूसरे शब्दों में मायावती अखिलेश ने कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें देके अपना जो अलायंस का उन्होंने बनाया था सीट शेयरिंग फार्मूला उसे चेंज नहीं किया और कांग्रेस अगर अकेली यूनिट के रूप में चुनाव लड़ती है, तो निश्चित तौर पे इसका टारगेट, इसकी प्रतिस्पर्धा, इसका कंपटीशन गठबंधन से होगा, न कि भाजपा से। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में आज जो सर्वे कहते हैं कि भाजपा को 18 सीटें मिलेंगी, वो भाजपा आगे बढ़ सकती है और एक प्रबल दावेदार के रूप में भाजपा सामने आ सकती है। तो इस गठबंधन से अगर प्रियंका गांधी का समझौता, कांग्रेस का समझौता नहीं होता है, तो फिर निश्चित तौर पे प्रारंभिक तौर पे माना जा सकता है कि इसका रणनीतिक फायदा, इसका स्ट्रेटेजिक बेनिफिट जो गेन है वो बीजेपी को होगा, अमित शाह को होगा, नरेंद्र मोदी को होगा। अमित शाह जिन्हें एक दूरदर्शी रणनीतिकार माना जाता है, उनका भी यह मानना है कि प्रियंका के एंट्री का ज्यादा नुकसान यूपी में गठबंधन को होगा। हालांकि भाजपा को भी कुछ ब्राह्मण वोटों का नुकसान हो सकता है। वैसे भाजपा एक बड़ी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के पास अब दलित और मुस्लिम वोट जा सकते हैं जो कि गठबंधन का बेसिक वोट बैंक है। तो कुल मिलाकर अमित शाह भी ये मानते हैं कि प्रियंका की एंट्री से ज्यादा नुकसान गठबंधन को होगा और इनडायरेक्टली इसका फायदा भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिलना तय है। क्या प्रियंका फैक्टर से कांग्रेस का महिला वोट बैंक बढ़ेगा और महिला मतदाताओं का ध्रुवीकरण कांग्रेस के आसपास बनेगा? आमतौर पे कहा जाता है कि प्रियंका महिलाओं में काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन मोदी भी महिलाओं में काफी एंट्री ले चुके हैं। आधे मतदाता महिला हैं। मोदी कुछ न कुछ करते ही रहते हैं जिससे महिलाओं में उनका जादू अभी भी बरकरार दिखाई देता है। आप देखिए, पेट्रोलियम मंत्रालय के थ्रू 6 करोड़ परिवारों में उन्होंने जो गैस के चूल्हे दिए हैं, इस तरह से निःशुल्क बांटे हैं। 3 तलाक बिल पास करवाया है। महिला आरक्षण की बात वो करते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए घोषणाएं करते हैं। तो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी का भी काफी कंट्रोल महिला वोट बैंक पे है। उसे एकदम से प्रियंका छीन लेंगी नहीं कहा जा सकता। हाँ, थोड़ा फर्क पड़ेगा यूपी की महिलाओं में। हो सकता है यूपी का महिला वोट बैंक प्रियंका गांधी को वोट दे, कांग्रेस को वोट दे। बिल्कुल। जगदीश जी, क्या राहुल प्रियंका की जोड़ी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कामयाब जोड़ी को टक्कर दे सकेगी और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने से रोक पाएगी? यह एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जी। क्या प्रियंका राहुल की जोड़ी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को टक्कर दे सकी कि नहीं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी को हर हाल में प्राइम मिनिस्टर 2019 में बनना है। अमित शाह का एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी की फिर से ताजपोशी। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बने, ये भाजपा अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरुण जेटली सब कुछ करेंगे, जो बन पड़ता है सब कुछ वो करेंगे। इन दिनों रूलिंग कैंप में चिंता है कि अगर हम हार गए 2019 में तो क्या होगा। ये चिंता इनको ड्राइव करेगी कुछ भी करने के लिए, सारे कदम उठाने के लिए कि सरकार इनकी वापस बने। और जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, वो कितने आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस में रहते हैं, इसका अंदाजा पिछली बार उन्होंने जब अविश्वास प्रस्ताव आया था संसद में और गिरा था सरकार के खिलाफ, तो उन्होंने राहुल को चुनौती दी थी
कि राहुल तुम सुन लो, 2024 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेके आना, मैं फिर से तुम्हें हराऊंगा। तो जहां इस तरह का आत्मविश्वास हो वहां निश्चित तौर पे यह कहा जा सकता है कि मोदी अमित शाह की जोड़ी को हराना राहुल और प्रियंका के लिए आसान नहीं होगा। जगदीश जी, भाई बहन की इस जोड़ी के बाद अब नजर एक और भाई पर है। हम बात कर रहे हैं वरुण गांधी की। तो क्या प्रियंका गांधी को कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में लाने के बाद अब वरुण गांधी के भी कांग्रेस ज्वाइन करने की संभावना आपको लगती है? हाँ, मीडिया के एक सेक्शन में चर्चा है कल से कि गांधी परिवार का पुनर्गठन हो सकता है, कुछ लोगों की घर वापसी हो सकती है, वरुण गांधी आ सकते हैं, उनकी माता श्री मेनका गांधी भी घर लौट सकती हैं। जहां तक वरुण गांधी का सवाल है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रियंका और वरुण के रिश्ते काफी अच्छे हैं। पिछले 8-10 सालों में वरुण के साथ उनका लगातार मिलना रहा है एंड इन ए वे उनकी सिंपैथी, सहानुभूति, संपर्क वरुण के साथ रहा है। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि अगले कुछ दिनों में वरुण गांधी जो भाजपा से निराश हो चुके हैं और एक डिसइल्यूजन्ड स्थिति में हैं, वो लौट के कांग्रेस में आ जाएं प्रियंका के साथ, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आखिर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने प्रियंका के बारे में ऐसा क्या कहा कि पूरी कांग्रेस ने महाजन के बयान पर गहरी आपत्ति की? एक्चुअली सुमित्रा महाजन ने ये कहा बताया कि राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी में, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने में फेल हो गए, इसलिए गांधी परिवार को, प्रियंका गांधी को राजनीति में, मैदान में उतारना पड़ा। अब अगर ये बात सही है तो फिर ये अनफॉर्चुनेट है सब। सुमित्रा महाजन बेसिकली इज ए वेरी डिसेंट एंड डिग्निफाइड वुमेन और स्पीकर के पोस्ट पे हैं। उनसे ऐसी आशा नहीं की जाती है कि वो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर कोई टिप्पणी करें। कुल मिलाकर घटना चूंकि अनफॉर्चुनेट है तो कांग्रेस का स्वाभाविक था गहरी आपत्ति दर्ज कराना। कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई और अब ऐसी आशा की जानी चाहिए कि स्पीकर को इस विवाद में आगे नहीं घसीटा जाए, स्पीकर भी संयम रखें और इस तरह के कोई बयान कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति के बारे में वो नहीं दें तो श्रेयस्कर होगा। जगदीश जी, 19 जनवरी को कोलकाता में ममता की अगुवाई में विपक्षी दलों की जो महागठबंधन की रैली हुई, क्या वो नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक पाएगी? एक मैसेज इस रैली से जरूर गया है विपक्षी एकता का, और रैली के पहले 3 दिन या 72 घंटे मैसेज गया देश में आम आदमी में कि हाँ, नरेंद्र मोदी का विकल्प ढूंढा जा सकता है, या कहो कि ये लोग इकट्ठे होकर नरेंद्र मोदी की सरकार को हरा सकते हैं। लेकिन अब 3-4 दिन जैसे समय जा रहा है, यह रैली अपना प्रभाव खोती जा रही है। एक आम धारणा देश में मतदाताओं में यह बनी है कि रैली जो थी एक ऐसी बाराती जिसमें दूल्हा नहीं था, चेहरा क्या है गठबंधन का ये किसी के पास नहीं था। एक बड़े पत्रकार ने भी यही बात कही कि गठबंधन का जब तक चेहरा सामने नहीं होगा, इनका प्रधानमंत्री कौन होगा, तब तक लोग इसको वोट देने में संकोच करेंगे। आप देखिए, स्टालिन कह रहे हैं राहुल गांधी को बनाइए, देवगौड़ा कह रहे हैं राहुल गांधी को बनाइए। दूसरी ओर ममता जो एक फोर्स है इस समय इन सीटों के साथ, वो इंटरेस्टेड नहीं है राहुल को बनाने में। मायावती शायद खुद बनना चाहती हैं, ओनी भी बनना चाहती है, राहुल के ज्यादा पक्ष में नहीं है। तो प्रश्न ये है सबसे बड़ा इस समय कि जब तक गठबंधन का एक चेहरा सामने नहीं होगा प्रधानमंत्री का, तब तक गठबंधन एक लिमिटेड वे में काम कर पाएगा। और अब जो प्रियंका फैक्टर आया है, इससे कई राज्यों में जहां कांग्रेस बुझी हुई थी, साइडलाइन थी, गठबंधन को लाभ मिलने वाला था, वो खुद अब संघर्ष में आ गई है उनके साथ में। तो उन राज्यों में लड़ाई होगी कांग्रेस वर्सेस गठबंधन। तो अभी तो निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है गठबंधन कामयाब होगा और नरेंद्र मोदी को लोग रिप्लेस कर पाएंगे। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी को हराने की दिशा में गठबंधन एक बड़ा कदम है, जो कि भाजपा का जो नारा है 51% वोट लेने का, उसको वो रेस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन निश्चित तौर पे आज ये नहीं कह जा सकते कि नरेंद्र मोदी को गठबंधन हटा देगा, केवल एक संभावना है। और इस अवसर पे जब नरेंद्र मोदी के हटने की बात होती है, सरकार के हटने की बात होती है, तो 2 बातों पे स्पेकुलेशन आजकल किया जाता है। एक ये मानते हुए कि भाजपा विल एमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, चाहे 200 वोट होंगे उसके सीटें 270 होंगी, 135 होंगी, 165 होंगी, क्या होगा, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। और राष्ट्रपति मजबूर हैं कानूनी प्रक्रिया से उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए। उस दिन ये देखना होगा कि बाकी दलों के साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह किस तरह का जोड़ तोड़ गठबंधन बना पाते हैं। इस सिलसिले में पॉलिटिकल सर्किल्स में 2 गॉसिप इन दिनों चलती हैं। एक तो ये कि अगर सरकार को, नरेंद्र मोदी भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, 150 के आसपास सीटें आई, तो फिर आरएसएस जो है नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री मोदी की जगह बना सकता है। मेरे विचार से चर्चा फालतू है। दूसरी चर्चा क्योंकि फालतू इसलिए है इसमें कि नरेंद्र मोदी, जहां तक मैं समझता हूं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बहुत ही मर्द किस्म के पॉलिटिशियन हैं, फेस टू फेस फ्रंटल पॉलिटिक्स करते हैं, अटैक करते हैं।
तो वो क्या लीडर ऑफ अपोजिशन बनना पसंद करेंगे नरेंद्र मोदी उस स्थिति में, और पार्लियामेंट में उनकी जो वाक पटुता है उससे पार्लियामेंट को गुजाएंगे। और आपको ये आश्चर्य होगा सुन के, जो एक आकलन एक बड़े पत्रकार ने दिया मुझे, कि अगर किसी कारण से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने, विपक्षी चेहरा चाहे राहुल गांधी हो, ममता, XYZ कोई प्रधानमंत्री बना, तो 3 महीने के अंदर उस सरकार का मोह भंग जनता में करवाएंगे नरेंद्र मोदी। और कनॉट प्लेस में आपको 1-1 लाख लोगों की बड़ी रैलियां, उनके वाक पटुता कारण भीड़ रैलियों की उनमें आपको दिखाई देने लगेगी। खैर, ये तो एक पॉलिटिकल गॉसिप पर आने वाले कल का अनुमान है। दूसरा स्पेकुलेशन जो आजकल चलता है कि अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह को लगा कि हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, हार रहे हैं, तो ये लोग इमरजेंसी लगाने की सीमा तक इंदिरा गांधी की तरह जा सकते हैं। मेरे विचार से यह विचार भी फालतू है। भाजपा एक अलग तरह की पार्टी है, और जिस इमरजेंसी की उन्होंने निंदा की थी मोदी, अमित शाह और भाजपा ने, वो उसी को फिर रिपीट करने से कोई चांस मुझे दिखाई नहीं देते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भाजपा इमर्ज होगी। उस समय मोदी और अमित शाह की वाकपटुता, कुशलता, गठजोड़ करने की क्षमता, उस पर डिपेंड करेगा कि एलाइज को अपने साथ खड़ा कर पाते हैं कि नहीं। और यदि भाजपा का खुद का आकलन सही निकला, 51% वोट का क्लियर मेजोरिटी आ गई, तो फिर उनकी सरकार बनेगी। तो दोनों ही स्थितियों में ये कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी का जो फैक्टर आज इमर्ज हुआ है, अकेला वही फैक्टर जो है नरेंद्र मोदी को रोक पाए, ऐसा मुझे संभव नहीं लगता। आने वाले दिनों में खुलासा होगा कि कांग्रेस कितने मनोयोग से, कितने मन वचन कर्म से राहुल गांधी, प्रियंका, इनकी जोड़ी को आगे बढ़ा पाते हैं, इनका बैंडेट क्लियर करते हैं चुनाव प्रचार का, टिकटें बांटने का। तब जाके स्थिति स्पष्ट होने पे ये आइडिया लगेगा कि प्रियंका फैक्टर का कितना इम्पैक्ट है कांग्रेस में, और प्रियंका फैक्टर से राहुल और प्रियंका की जोड़ी नंबर 1 जो कांग्रेस की, इससे नरेंद्र मोदी, अमित शाह को कितना खतरा है, ये कुछ दिनों बाद ही सामने आ सकेगा। आखिर क्या होगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का 2019 चुनाव जीतने का एजेंडा कि वो प्रियंका फैक्टर को कर सके फेल? प्रियंका फैक्टर के सीन में आने के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह जल्द ही कोई नई रणनीति बनाने वाले हैं। यहाँ मैं खास तौर पे जिक्र करना चाहूंगा अमित शाह का, जो नरेंद्र मोदी के प्रधान सेनापति हैं, एंड हु इज ए टेरिफिक एंड फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन। साम दाम दंड भेद की जो राजनीति अमित शाह करते हैं, उसे किसी भी चमत्कार की अपेक्षा और आशा की जा सकती है। जहां तक उनके एजेंडा का सवाल है, कुछ बड़े काम उन्होंने एडवांस में ही कर दिए हैं, जैसे गरीब ब्राह्मण के लिए 10% स्वर्ण आरक्षण, ये कह के उन्होंने भाजपा का जो पुराना ट्रेडिशनल वोट बैंक है बनिया ब्राह्मण का, उसको साधने की फिर से कोशिश की है। दूसरा बड़ा एजेंडा उन्होंने लागू किया है कि नोटबंदी और GST से जो मार पड़ी थी छोटे कारोबारियों पर, जो उनका ऐसा मानना था, उसमें राहत देते हुए GST में बड़ा बदलाव उन्होंने किया। 40 लाख रुपए तक के कारोबार के लोगों को अब रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सरकार छोटे कारोबारियों को बीमा की सुविधा भी देने जा रही है। इससे खास करके ब्राह्मण, बनिया, जो भाजपा का ट्रेडिशनल वोट बैंक है, उसमें पॉजिटिव मैसेज गया है। तीसरा बड़ा काम वो जो करने जा रहे हैं, वो ये है कि अगला लक्ष्य है उनका बेरोजगार नौजवान, गरीब परिवार और किसान। एक नई बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 वर्षों में गरीब वोट बैंक के नाम से एक नया वोट बैंक फॉर्मली क्रिएट किया है। अब यह माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार जो है, उनकी राय से, अमित शाह की राय से और उनकी जो रणनीति कोर ग्रुप है उसकी राय से, नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो यूनिवर्सल परिवारों को 2500 रुपए महीने की आमदनी की गारंटी देने जा रही है। यह पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार किसानों के लिए अलग योजना ला रही है। एक सूत्र ने मुझे बताया कि प्रति एकड़ किसान को 4000 रुपए सीधे तौर पे ट्रांसफर किए जाएंगे। यह योजना झारखंड में भाजपा की सरकार है जो रघुवर दास की, वो इसे लागू कर चुकी है। अब केंद्र सरकार जो है अपने कोर मुद्दों को और कोर वोटर की अनदेखी नहीं कर पा रही है मोदी सरकार, तो इन सबको वो लागू करने जा रही है। दूसरे 2 बड़े काम जो ये सरकार 2019 को ध्यान में रखते हुए वोट बैंक के लिए करने जा रही है, वो ये है, इनका सबसे पहले है राम मंदिर का मुद्दा। पिछले 5 वर्षों में बहुमत होने के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार राम मंदिर में कुछ नहीं कर पाई। राम मंदिर जहां था वहीं है, कोई प्रगति नहीं है। लेकिन इसके बावजूद RSS और भाजपा की जो नूरा कुश्ती है, जो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है उनकी टॉप लेवल पे, उसे कारण से मुद्दा फिर से गरमा गया है। मुद्दा जिंदा है और भाजपा का, नरेंद्र मोदी का मानना है कि अयोध्या से फिर से एक वोटों का भभका उठेगा जो भाजपा को जीत दिलाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद
चुनाव से पहले सुनवाई पूरी हो जाए, और नहीं भी होती है, मंदिर नहीं भी बनता है, तो ये तय है कि मंदिर के मुद्दे को वापस से इन लोगों ने हाईलाइट कर दिया है, और इसका लाभ एक सीमा तक इसलिए कि इस पे विवाद है कि मंदिर मुद्दे का कितना लाभ अब भाजपा को मिलेगा, क्योंकि कई बार भाजपा इस मुद्दे को भुना चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इसका लाभ ये एजेंडा जो है भाजपा को देने जा रहा है। एक सर्वे ने भी कहा है कि 67% लोग जो है राम मंदिर बनाने के पक्ष में हैं। वो बात अपनी जगह पे है। इस मंदिर के मुद्दे के अलावा आसाम का एनआरसी का मुद्दा है, वो सबके सामने है, हम देख रहे हैं उसको। दूसरा मुद्दा भारत वर्सेस पाकिस्तान का, जो हमेशा नरेंद्र मोदी को रिच डिविडेंड देता रहा है चुनाव में, वो मुद्दा सामने आ सकता है। यही जो अपन कहते हैं उसमें कि पाकिस्तान पे एक छोटा मोटा हमला हो सकता है, राजनाथ सिंह ने कहा फिर से सेना क्रॉस कर सकते हैं। हालांकि बड़ी कार्रवाई रूल्ड आउट है क्योंकि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान का मुद्दा भी सामने आ सकता है। और फिर एक बात यह है कि नरेंद्र मोदी रोज एक नए मुद्दे का आविष्कार करते हैं, नया नारा लाते हैं, नई योजना लाते हैं। तो अभी 100 दिन पड़े हैं, 100 दिनों में बहुत कुछ होना बाकी है। मुझे एक बड़े भाजपा नेता ने कहा था कि देखते जाइए 2019 तक क्या क्या होने वाला है, इसलिए इनका एजेंडा अभी तक का है जो मैंने आपको इंगित किया है। आगे क्या एजेंडा लोग ऐन वक्त पे लाएंगे अभी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सबसे बड़ी रणनीति यही है कि चुनाव के ठीक वक्त पे वे लोग कहेंगे कि ठीक है, हमसे गलतियां हुई, माना कि हम पूरे परिणाम नहीं दे पाए, माना कि 2014 में हमने वादे किए थे पूरे हम नहीं कर पाए, लेकिन ये बताइए कि हमारा विकल्प कौन है, हु इज अदर देन मोदी। तो उनकी कुल स्ट्रेटजी इस बात पे आ सकती है अंत में जाकर चुनाव से एक हफ्ता पहले कि हु इज अदर देन मोदी। और जब ये नारा लगेगा हु इज अदर देन मोदी, तो राहुल, प्रियंका और विपक्षी गठबंधन के सामने चुनौती होगी कि एक क्रेडिबल चेहरे के रूप में कोई एक ऐसा चेहरा देश के सामने रखें जिसके सामने भाजपा का तर्क नहीं चले कि हु इज अदर देन मोदी। तो चुनाव के आने वाले दिनों में हु इज अदर देन मोदी इसका विकल्प विपक्षी गठबंधन को, राहुल, प्रियंका, इन सभी को ढूंढना होगा। जहां तक नरेंद्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने या न बनने का सवाल है, फिलहाल भाजपा के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि खुद भाजपाई अब यह मानने लगे हैं कि पिछले कुछ समय से मोदी का ग्राफ निरंतर गिर रहा है। ठीक विपरीत नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे आत्मविश्वास में हैं कि 2019 का चुनाव वे स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे, भाजपा सरकार बनाएगी, नरेंद्र मोदी इसका चेहरा होंगे, राष्ट्रपति भवन में फिर से उनकी शपथ होगी। लेकिन अब प्रियंका फैक्टर के आने के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रियंका गांधी एक विकल्प के तौर पे उभर सकती हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक अधिकांश लोगों ने राहुल को एक उभरता हुआ नेता जरूर माना है, लेकिन नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पे एक आम सहमति उनके नाम पे नहीं बन पाई है। हालांकि पिछले एक वर्ष में राहुल गांधी क्या से क्या हो गए हैं। एक जिसे कुछ लोग नरेंद्र मोदी भाजपा वाले पप्पू कहते थे, वो हीरो हो गए हैं, वो एक सही मायने में लीडर हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में अभी तक आम जनता में उनके नाम पे सहमति नहीं बन पाई है। अब देखना ये कि प्रियंका के आने के बाद यह सहमति नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पे कहां तक आगे बढ़ती है, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या राहुल गांधी राफेल मुद्दे पर अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद इसे भाजपा का बोफोर्स बना पाएंगे? यह सचमुच आश्चर्य की बात यह है कि अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद और चौकीदार चोर है जैसे नारे लगाने के बावजूद राहुल गांधी या कांग्रेस अभी तक या दूसरे विपक्षी दल अभी तक राफेल को बोफोर्स नहीं बना पाए हैं। और इस बात की संभावना बहुत कम है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा आगे बढ़े। जब बोफोर्स का हुआ था उसमें रहस्योद्घाटन, तो सारे देश के मीडिया ने जिस तरह का नैरेटिव बनाया था वो आपके सामने है। अभी एन राम जो हिंदू के मालिक और एडिटर हैं, उन्होंने सनसनीखेज रहस्योद्घाटन किया था कि मोदी के खुद सौदा करने के कारण कीमतें 41% महंगी हुई, लेकिन पूरे देश ने इस स्टोरी का कोई नोटिस नहीं लिया, कोई हलचल नहीं हुई। कुल मिला के कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की छवि जरूर खराब हुई है इसमें राहुल गांधी के बार बार ये नारा लगाने से। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या है, चूंकि अंधेरे में नहीं रहते, उनकी एजेंसीज उनका फीडबैक परफेक्ट है, तो उनको पता था कि राहुल गांधी का नारा हिट हो रहा है कि चौकीदार चोर है, तो इससे भागे नहीं। वो उल्टा पलटकर उन्होंने चौकीदार को मुद्दा बना के नारा लगाया कि चौकीदार सोएगा नहीं, चौकीदार अपना काम करेगा, चौकीदार चोरों को पकड़ेगा और उनकी सही जगह अर्थात जेल तक पहुंचाएगा। तो कुल मिला के क्या है कि नरेंद्र मोदी ने जो वापस फ्रंटल अटैक किया इसी चौकीदार के मुद्दे पे, तो राफेल का मुद्दा एक बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा सरकार के खिलाफ नहीं बन पाया। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया,
सीएजी की बात आ गई, तो एक मुद्दा जरूर है, प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि खराब हुई है, लेकिन एक कोई ऐसा मुद्दा राफेल नहीं बन पाएगा जो कि आर पार की लड़ाई में कांग्रेस को भाजपा के ऊपर ला सके। बिल्कुल। जगदीश जी, एक आखिरी सवाल, क्या ये सच है कि प्रियंका की इस एंट्री से अशोक गहलोत और ज्यादा मजबूत हुए हैं, और क्या राजस्थान में प्रियंका के चुनाव प्रचार करने से राहुल और गहलोत का 25 में से 20 सीटें जीतने का एजेंडा पूरा हो सकेगा? निश्चित तौर पे प्रियंका की एंट्री से अशोक गहलोत और ज्यादा मजबूत हुए हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह कि गहलोत को और ज्यादा मजबूत होने की कोई जरूरत नहीं थी जी। वो पहले से ही मजबूत हैं। ही इज ऑल इन वन। वो चीफ मिनिस्टर हैं और एक तरह से पीसीसी पर भी उनका काफी प्रभाव है। दिल्ली में संगठन सचिव थे, अभी अभी कागजों में उस पद से हटे हैं, हालांकि उनका प्रभाव वहीं रहेगा। गांधी परिवार के जो पुराने सिपाही हैं निष्ठावान 40 साल से, उनमें गहलोत की गिनती काफी ऊपर होती है। वो चाहे राहुल का सवाल हो, चाहे वो प्रियंका का सवाल हो, चाहे वो सोनिया गांधी खुद का सवाल हो, या पहले स्वर्गीय राजीव गांधी का सवाल हो, गहलोत एक कंपल्सरी प्रेजेंस जो है ना, एक मैंडेटरी अटेंडेंस 10 जनपद पे हमेशा 40 साल से रही है। और जहां तक प्रियंका का सवाल है, तो प्रियंका उन्हें जादूगर अंकल के नाम से जानती है। जब बच्ची थी, छोटी थी, स्कूल में जाती थी, अशोक गहलोत जो जादूगर कहे जाते हैं, हो सकता है सचमुच कोई जादू जानते हों वो, तो इस तरह का जादू कोई दिखाया होगा। तो उनके परिवार में जब भी अशोक गहलोत का जाना होता था तो सब बच्चे जिसे कहें कि राहुल प्रियंका उन्हें जादूगर अंकल कह के पुकारते थे। तो एक बॉन्डिंग है इमोशनल अशोक गहलोत के साथ जनपद की, प्रियंका की। तो निश्चित तौर पे हालांकि गहलोत को एक्स्ट्रा एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पे गहलोत जो है इससे मजबूत होंगे। और रही बात प्रियंका के चुनाव में उतरने की, तो निश्चित तौर पे गहलोत के कारण से मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान विल बी हर फर्स्ट लव। और दूसरी बात क्या है कि 2019 की जीत और हार का रास्ता राजस्थान के 25 सीटों से होकर के गुजरता है। केक वॉक था पिछली बार, 25 सीटें नरेंद्र मोदी को मिली। इस बार कांग्रेस की कोशिश है कि 20 सीटें वो जीते, ताकि एकदम से उस पासे को वो पलट सके। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका की एंट्री के बाद जो चुनाव प्रचार में आएंगी, निश्चित तौर पर राजस्थान आएंगी, और हो सकता है पहले राज्यों में जब वो प्रचार करने जाएंगी तो शायद राजस्थान उनकी पहली उसमें सूची में होगा। इसी बीच एक स्मार्ट मूव चलते हुए गहलोत ने राहुल प्रियंका दोनों को राजस्थान से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है, लेकिन जानकार लोगों का मानना है कि प्रियंका शायद ही राजस्थान से चुनाव लड़ें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी राहुल या प्रियंका के चुनाव लड़ने की कोई संभावना नहीं है। राहुल अमेठी से और प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने के पूरे आसार हैं। प्रियंका के केस में एक अपवाद ये है कि यदि मायावती, अखिलेश, अजीत सिंह सब एक मत हों और एक सर्वसम्मत उम्मीदवार के रूप में प्रियंका का नाम वो आगे करें, और प्रियंका और गांधी परिवार खुद सीधे नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने का नैतिक साहस दिखाए, तो फिर प्रियंका बनारस से भी मोदी के सामने एक सर्वसम्मत उम्मीदवार हो सकती हैं। कुल मिला के जो आपका बेसिक सवाल है कि क्या गहलोत मजबूत होंगे, निश्चित तौर पे गहलोत मजबूत होंगे। वो मुख्यमंत्री भी रहेंगे, राष्ट्रीय राजनीति में उनका दखल बढ़ेगा। और प्रियंका गांधी बचपन में जो जादूगर अंकल कहती थी, उस जादूगर अंकल का जो पॉलिटिकल एडवाइजर का रोल है प्रियंका के साथ, वो और आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा आकलन है। कुल मिलाकर प्रियंका की इस एंट्री पर राजनीतिक प्रेक्षकों का यह मानना है कि इट्स ए वेलकम स्टेप इन कांग्रेस पॉलिटिक्स विच विल फर्दर हेल्प टू डेवलप द यंग लीडरशिप इन द पार्टी। और जहां तक नरेंद्र मोदी को चुनौती देने या 2019 को कांग्रेस के अपने बूते जीतने का सवाल है, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अगले कुछ दिन, कुछ महीने हमें इंतजार करना होगा। दैट्स ऑल। जगदीश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी समीक्षा के लिए।